कोलकाता में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक गंभीर घटना हुई, जिसकी वजह से पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया और केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन इसके बावजूद जनता अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। घटना के जड़ तक जाने के लिए हमें संजय रॉय की कहानी को समझना होगा। संजय रॉय, जो कि एक कुक था, साल 2016 में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में काम करता था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया, लेकिन चूंकि वह सिर्फ एक कुक था, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 3 साल तक उसका कोई पता नहीं चला और फिर 2019 में वह पश्चिम बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स में शामिल हो गया। सिविक वॉलंटियर फोर्स की स्थापना 2012 में पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। इसमें वॉलंटियर्स को आरएसवासे थादाय इससे बाको को 12,000 प्रति माह दिए जाते थे। संजय रॉय ने भी शुरुआत में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन अपने संपर्कों और नेताओं की चापलूसी से वह खुद को वेलफेयर सेल में शिफ्ट करा लिया, जहां उसे हॉस्पिटल्स में काम का अवसर मिला। वेलफेयर सेल के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल में वह मरीजों को बेड दिलवाने के बदले पैसे कमाने लगा और धीरे धीरे उसका प्रभाव आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में बढ़ता गया। संजय रॉय ने बॉक्सिंग भी की थी, जिससे उसे हॉस्पिटल के इमरजेंसी गेट और ट्रॉमा वार्ड के आसपास की सुरक्षा संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उसका मुख्य ध्यान बिचौलिए की तरह पैसा कमाने और नए लड़कों से पैसे लेकर उन्हें सिविक वॉलंटियर बनवाने में था। संजय रॉय का तृणमूल कांग्रेस की छात्र परिषद (टीएमसी छात्र परिषद) के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे, जो आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ चुनावों में प्रभावी थे। उसने पुलिस वेलफेयर बोर्ड में भी जगह बनाई, जहां पुलिस परिवारों के लिए काम होता था। उसकी शक्तिशाली संपर्कों की वजह से कई पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर भी रोक दिए गए थे। श्याम बाजार पुलिस स्टेशन के 6 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर में भी संजय रॉय का बड़ा हाथ था। इस ट्रांसफर मामले को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी साल 2020 में संजय रॉय को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के अंदर रहने के लिए बैरक भी मिला, जो आमतौर पर पुलिस कांस्टेबल के लिए आरक्षित होते हैं। इस बैरक का असल उपयोग एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनूप दत्ता कर रहे थे, जिनके साथ संजय रॉय के काफी अच्छे संबंध थे। हाल ही में आपने मीडिया में एएसआई अनूप दत्ता के भागते हुए फुटेज देखी होगी, जब मीडिया उनका पीछा कर रही थी। उनकी भी जांच चल रही है। संजय रॉय को अपनी बाइक के लिए रोज 5 लीटर पेट्रोल और Rs10,000 मासिक भत्ते मिलते थे। इसके अलावा हॉस्पिटल में मुफ्त बेड दिलवाकर वह अतिरिक्त आय अर्जित करता था, जिससे उसकी स्थिति और मजबूत हो गई थी। 2021 में आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा बदलाव हुआ, जब डॉ. संदीप घोष को कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। डॉ.जी. घोष पहले नेशनल मेडिकल कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थे और उन पर कई आरोप लगे थे। जब वह आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने, तो सिविक वॉलंटियर संजय रॉय उनके काफी करीब आ गया। उस समय प्रिंसिपल के 4 खास लोगों में से एक संजय रॉय भी था। इसी दौरान संजय ने अपनी बाइक पर कोलकाता पुलिस लिखवा लिया, जबकि वह असल में एक सिविक वॉलंटियर था। उसने अपनी टी-शर्ट पर भी कोलकाता पुलिस लिखवाकर लोगों को भ्रमित किया, जिससे आसपास के लोग उसे पुलिस वाला समझने लगे। संजय रॉय का हॉस्पिटल के परिसर में अच्छा खासा प्रभाव था। वह बिना किसी रोक टोक के किसी भी वार्ड, फ्लोर या कमरे में आसानी से जा सकता था। 2022 में उसने दूसरी शादी भी की, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद वह अपनी नई पत्नी पर भी घरेलू हिंसा करने लगा। उसकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी जब संजय ने उसे लात मारी। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन संजय ने इलाज नहीं करवाया। उसकी पत्नी की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह अपनी बेटी को वापस घर ले गई। कुछ ही समय बाद संजय की पत्नी की मृत्यु हो गई। 2023 में संजय रॉय अपनी जीवन शैली को जारी रखे हुए था,
लेकिन इसी दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष पर भ्रष्टाचार और मानव अंगों की तस्करी के गंभीर आरोप लगने लगे। बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी दिवाल कुमार घोष ने एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि डॉ संदीप घोष और ठेकेदारों के बीच अवैध गतिविधियां चल रही थीं। रिपोर्ट में कहा गया कि हॉस्पिटल के निर्माण और नवीनीकरण कार्यों में घोटाले किए गए और प्रिंसिपल ने ठेकेदारों के साथ एक गुप्त समझौता किया था। बातचीत साथ एकादशी थी। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से नष्ट न करके उसे खुले बाजार में बेचा जा रहा था, जिसमें 20% कमीशन लिया जा रहा था। यह आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक था। इन गंभीर आरोपों के बाद जनता और हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। TV9 बांग्ला ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर पूरे मामले की जांच शुरू की। आपके दिए गए पाठ को व्याकरण और स्पष्टता के साथ संशोधित किया गया है। प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तब गंभीर हो गए जब बायोमेडिकल वेस्ट और अन्य हॉस्पिटल संसाधनों में घोटाले का पता चला। जैसे NRS मेडिकल कॉलेज और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बेड कैपेसिटी समान थी, लेकिन NRS मेडिकल कॉलेज ने ओके दिकासी पेसा स्कैनी कुस्ताद आस्कोमा बसिका को नेताम तय से सापा सके साई 30 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट रिपोर्ट किया, जबकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज ने केवल 744 किलोग्राम बायोमेडिकल वेस्ट दर्ज किया। इस भारी अंतर ने संदेह को जन्म दिया। इसी तरह डिजिटल स्किल लैब का निर्माण, जो अन्य मेडिकल कॉलेजों में कम लागत पर हुआ था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अत्यधिक खर्च पर हुआ। जब इस खर्च और अन्य भ्रष्टाचार के मुद्दे सार्वजनिक हुए, तब तत्कालीन डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने इसकी शिकायत की और रिपोर्टें जमा की। उनकी शिकायत पर SIT ने भी जांच शुरू की और अपनी रिपोर्ट में घोटाले की पुष्टि की। अख्तर अली ने ममता बनर्जी को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन इसके बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। 2023 में छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल उन्हें जानबूझकर फेल करवा रहे थे, जिससे उनकी इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन में देरी हो रही थी। कुछ छात्रों ने प्रिंसिपल को मारने के लिए भी दौड़ा लिया, जिसके चलते प्रिंसिपल को अपनी सुरक्षा के लिए बाउंसर रखना पड़ा। 2024 के मार्च में संजय रॉय की नज़र एक महिला पर पड़ी, जिसका बेटा बीमार था। संजय ने उसकी मदद की, इलाज कराया और यहाँ तक कि दवाओं का खर्चा भी उठाया। महिला उसकी इस मदद से बहुत खुश हो गई, लेकिन इसके बाद संजय रॉय ने उस महिला के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से उसका नंबर निकाल लिया और उसे अश्लील संदेश और फ़ोन कॉल्स करने लगा। महिला ने परेशान होकर लाल बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने कॉल डेटा रिकॉर्ड और संजय रॉय के फ़ोन की जांच की, जिससे उसकी हरकतें सामने आईं। हालांकि इस पर उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, संजय रॉय को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि उसकी सिविक वॉलंटियर की पोस्ट से उसे हटाना चाहिए था। इस लापरवाही का परिणाम यह हुआ कि संजय की हरकतें जारी रहीं और उसका हौसला बढ़ता गया। अगर उस वक्त उस पर सख्त कार्रवाई होती तो आगे की घटनाएं टल सकती थीं। कुछ दिनों बाद संजय पर एक और महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। उसकी यह आदत थी कि वह महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था, लेकिन पुरुषों से कभी उसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। यह घटना अगस्त 2024 की है, जिसमें संजय रॉय ने कोलकाता के एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाला अपराध किया। इस घटना के मुख्य पहलुओं को विस्तार से देखते हैं। विक्टिम एक मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर थी, जो अपनी MD की पढ़ाई कर रही थी। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता ने बड़ी मेहनत से उसे पढ़ाया था और उसके पिता पेशे से दर्जी थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। पूरा परिवार इस उम्मीद में था कि उनकी बेटी जल्द ही डॉक्टर बनकर घर की जिम्मेदारी संभालेगी, क्योंकि वह अपने MD के दूसरे वर्ष में थी और डॉक्टर बनने में ज़्यादा समय नहीं बचा था। 5 अगस्त 2024 को संजय रॉय, जो एक सिविक असिस्टेंट था, काम के सिलसिले में खड़गपुर जाता है।
8 अगस्त को वह वापस लौटता है और उसी दिन वह अपनी योजना को अंजाम देता है। दोपहर के समय संजय एक मरीज का एडमिशन कराने के लिए हॉस्पिटल आता है, जो उसके परिचित का रिश्तेदार था। उस समय उसने विक्टिम को भी फॉलो किया, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है। इसके बाद संजय हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और रात करीब 11 बजे फिर से लौटता है, जब उस मरीज की सर्जरी होनी थी। सर्जरी के दौरान संजय अपने दोस्त के साथ हॉस्पिटल की बाउंड्री के पीछे बैठकर शराब पीने लगता है। इसके बाद दोनों सोनागाची, जो एक रेड लाइट एरिया है, वहां जाने का प्लान बनाते हैं। वहां पहुंचने पर संजय का दोस्त अंदर जाता है और संजय बाहर खड़ा होकर औरतों को छेड़ता है। कुछ समय बाद दोनों चेतला नामक एक और रेड लाइट एरिया में चले जाते हैं। वहां संजय एक लड़की से पैसे देकर उसकी प्राइवेट तस्वीरें लेता है। संजय का दोस्त फिर से अंदर जाता है और संजय बाहर अकेला रह जाता है। इसके बाद संजय नशे में धुत होकर हॉस्पिटल वापस लौटता है। विक्टिम उस दिन हॉस्पिटल में 26 घंटे की शिफ्ट कर रही थी। रात करीब 11 बजे उसने अपने माता पिता से फ़ोन पर बात की थी और फिर अपने 2 जूनियर साथियों के साथ खाना ऑर्डर किया था। साथ ही उन्होंने नीरज चोपड़ा का ओलंपिक जैवलिन थ्रो लाइव देखने का प्लान बनाया। मैच देखने के बाद उसके साथी सेमिनार हॉल से चले गए, जबकि विक्टिम वहीं रुककर अपनी पढ़ाई में लग गई। करीब 2 पास किसी को सी की कैकी के उसको का सो गया। 35 बजे उसने अपने कजिन के मैसेज का जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वह सेमिनार हॉल में ही गद्दे पर सो गई। रात के करीब 3:50 बजे संजय रॉय हॉस्पिटल के मुख्य गेट से प्रवेश करता है। सीसीटीवी फुटेज में उसे विभिन्न ऑपरेशन थिएटर और टेस्ट डिपार्टमेंट्स में जाते हुए देखा गया, जहां वह किसी बेहोश महिला मरीज की तलाश कर रहा था। आखिरकार वह तीसरी मंजिल पर सेमिनार हॉल में पहुंचता है, जहां विक्टिम सो रही थी। यह घटना तब और भी भयानक हो गई जब सीसीटीवी फुटेज में उसे साफ तौर पर देखा गया कि वह अलग अलग कमरों में जाकर देख रहा था, मानो वह शिकार की तलाश कर रहा हो। सदी की करीब 4:03 बजे संजय सेमिनार हॉल में घुसता है और विक्टिम को सोते हुए पाता है। वह ब्लूटूथ ईयरपीस लगाए हुए था, जिसे बाद में पुलिस ने पकड़ने में अहम सबूत के रूप में इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने विक्टिम के साथ अपराध किया। यह पूरी घटना संजय रॉय के नशे, मानसिक विकार और अपराधी प्रवृत्ति का घिनौना उदाहरण है। विक्टिम, जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण चरण में थी, इस घिनौने अपराध का शिकार हुई। संजय रॉय को सीसीटीवी फुटेज और ब्लूटूथ ईयरपीस के जरिए पकड़ा गया। यह घटना एक बार फिर से सिस्टम की खामियों को उजागर करती है, जहां पहले से अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को सही समय पर रोका नहीं गया, जिससे एक निर्दोष महिला की जान चली गई। यह घटना बहुत ही भयावह और दर्दनाक है। आसा सप्तत्यत बाकी बाइक थी यह की चगेत्यगस्तसे दान ताके जी तसीती ए आठी कदी शाथी त्यथ। तो 22 को संजय रॉय ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में विक्टिम पर जो हमला किया, वह न केवल अपराध था, बल्कि उसकी क्रूरता की सभी सीमाओं को पार कर गया। संजय रॉय 8 अगस्त की रात करीब 4:03 बजे सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है, जहां विक्टिम सो रही थी। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा गया कि संजय ने लगभग 4:15 तक हमला किया, जिसमें विक्टिम ने बहुत संघर्ष किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत का समय 4:15 के बाद का था, जो यह दर्शाता है कि विक्टिम ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष किया था। सेमिनार हॉल, जो आमतौर पर व्याख्यान और स्पीच के लिए उपयोग किया जाता था, अच्छी तरह से साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से बाहर किसी को भी विक्टिम की चीखें सुनाई नहीं दी। संजय रॉय ने विक्टिम के साथ निर्दयता से मारपीट की, उसके गले को दबाया और शरीर पर कई चोटें लगाईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम के चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, चश्मा टूटा हुआ था, आंखों से खून निकल रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटों के निशान थे।
करीब 4:40 बजे संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और हॉस्पिटल कैंपस के अंदर स्थित अपने बैरक में जाकर सो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सुबह जब हॉस्पिटल का स्टाफ सेमिनार हॉल में प्रवेश करता है तो विक्टिम की हालत देखकर वह चिल्लाता है। इसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ती है और पूरे हॉस्पिटल में खबर फैल जाती है। जब सुबह 6 से 7 बजे के बीच लोग इकट्ठे होते हैं तो क्राइम सीन की पूरी धज्जियां उड़ चुकी थीं। लोग जूते पहनकर सेमिनार हॉल में घुस चुके थे, जिससे संभावित फिंगरप्रिंट्स और सबूत नष्ट हो गए। लगभग 7 बजे के तो का 7 बजे प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष को फोन किया जाता है, लेकिन वे लगभग 1 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं। पुलिस को सूचित करने की बजाय वे खुद सेमिनार हॉल में जाकर स्थिति का जायजा लेते हैं, जिसे लेकर उनकी बहुत आलोचना की गई। सुबह करीब 10:50 बजे कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट विक्टिम के घर फोन करते हैं और उसकी मां को बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और उन्हें कॉलेज आना चाहिए। इसके बाद विक्टिम के माता पिता कई बार फोन करके जानकारी मांगते हैं, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं दी जाती। अंततः दोपहर 3:30 बजे विक्टिम के माता पिता को उनकी बेटी की बॉडी दिखाई जाती है। बॉडी देखकर माता पिता का कहना था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस घटना के बाद डॉक्टरों और छात्रों में गहरा आक्रोश फैल गया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होने के बावजूद कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। छात्रों ने मांग की कि ऑटोप्सी की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होनी चाहिए और ऑटोप्सी की शुरुआती रिपोर्ट में विक्टिम के शरीर पर कई चोटों की पुष्टि हुई। इसके बाद विक्टिम के पिता ने खुद जाकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जल्दबाजी में क्रिमेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे लोगों में और गुस्सा फैल गया। छात्रों और डॉक्टरों ने मांग की कि घटना की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट की देखरेख में हो, क्योंकि इससे पहले की घटनाओं से लोगों को न्याय व्यवस्था पर संदेह था। जब स्थिति पुलिस और प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होने लगी, तब पुलिस को संजय रॉय को जल्द से जल्द पकड़ने का आदेश दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की और अपराध स्थल से सबूत एकत्र करने लगे, जिनमें एक ब्लूटूथ ईयरपीस भी शामिल था, जिससे संजय रॉय की पहचान और गिरफ्तारी में मदद मिली।